पेज नंबर 1.40 और लास्ट पैराग्राफ में, अच्छा हिंदी में ही बता दूंगा। देखो इसमें जो लिखा हुआ, कंसिक्वेंटली व्हेन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेक सम फंडामेंटल एरर एज टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और एज टू द पर्सन डेल्ट विद और एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। तीन चीज़ें बोल दी उन्होंने। पहली बोली है कि सम फंडामेंटल एरर, और वो भी किसके बारे में, एज टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि मैंने किसी को बोला कि मैं अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कर दूंगा, मेरे दिमाग में था मैं इसे सेल करूंगा, उसके दिमाग में था गिफ्ट। तो ये नेचर जो है टोटल डिफरेंट है, ठीक है, इसके बारे में एरर। और एज टू पर्सन डेल्ट विद, या उस पर्सन को लेकर के एरर जिससे वो डील कर रहा है। बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस याद करो, याद ध्यान आ गया कि फर्म बिक चुकी थी और बायर को लगा था कि वो पुराने फर्म के से बात वो डील कर रहा है जिसका ओनर उसको वो जानता था, और जबकि ओनर चेंज हो चुका था। याद आ गया? तो पर्सन को लेकर एरर हो सकती है। और एज टू सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को लेकर एरर हो सकता है। शायद एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि मैंने बोला कि मैं तुम्हारे को टाटा का प्रोडक्ट बेच दूंगा, दिया था तुम्हारे को एग्जांपल। हाँ, तो मेरे दिमाग में टाटा का नमक और दूसरे के दिमाग में टाटा का कोई दूसरा प्रोडक्ट, तो ठीक है, हो जाएगा। और कोई? तो हिंदी में कौन सा बताऊं, ये बताओ, ये पूरा बताऊं क्या? चलो फिर दो तीन मिनट के लिए सब लोग सुन लें। जो हमारा विषय है वो है स्वतंत्र सहमति, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सहमति, ठीक है। सहमति में दो व्यक्ति यानी दो पक्षकार जब एक विषय पर एक ही भाव से एग्री करते हैं, नहीं हाँ बोलते हैं, सहमत होते हैं, तो उसे हम सहमति बोलते हैं। लेकिन सहमति के लिए आवश्यक है कि वो स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र सहमति से तात्पर्य कि ये प्रपीड़न, असम्यक असर, भूल, मिथ्या व्यपदेशन और एक कौन सा रह गया, हाँ कपट, इन पांचों से अगर रहित है तब उस सहमति को हम स्वतंत्र सहमति कहते हैं। यानी पांच जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। फिर हमने कल पढ़ा था प्रपीड़न। प्रपीड़न का तात्पर्य किसी ऐसे कृत्य को करना या कृत्य को करने की धमकी देना जो कि भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिषिद्ध है, ठीक है, या किसी संपत्ति को जो है डिटेन को क्या बोलेंगे डिटेन को, हाँ निरुद्ध, किसी संपत्ति को निरुद्ध करना या निरुद्ध करने की धमकी देना, ठीक है। तो इस आशय से अगर कोई करार या ठहराव किया जाता है, मतलब इस क्या कहते हैं अपराध या अपराध के प्रयत्न द्वारा, तो उसे हम प्रपीड़न कहते हैं। मतलब मुख्य बात क्या हो गई कि जो संविदा करने का एक पक्षकार है वो दूसरे पक्षकार को या तो क्राइम करके तैयार करता है, अपराध करके, या अपराध करने की धमकी दे करके उसे साइन कराता है, ठीक है। दूसरा हमने शुरू किया था असम्यक असर। असम्यक असर अब बता दे रहा हूँ सबको, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप। तो पेज नंबर 1.42 पे आ जाओ सब लोग। और कल मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस का इंट्रो तुम्हें दे दिया था, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। अब इसकी लैंग्वेज चेक करो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी इंड्यूस्ड बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड, यानी कि असम्यक असर वाला संविदा कब मानी जाएगी, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि जहाँ पर पार्टीज के बीच में जो रिलेशंस हैं, यानी पक्षकारों के बीच में जो संबंध हैं, आर सच, इस टाइप के हैं, दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन, जिसमें से कि एक पार्टी यानी एक पक्ष इज इन अ डोमिनेटिंग, इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, यानी दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। यानी दो पार्टी हैं जिसमें से वन पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट करने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है। एंड ही यूजेस, और फाइनली उसने क्या करा, यूज किया दैट पोजीशन
यानी उस अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को किस लिए, टू ऑब्टेन एन अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, यानी उसने दूसरे के ऊपर एक अनड्यू एडवांटेज करने के लिए अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल किया। यानी असम्यक असर का मतलब क्या हुआ कि दो पक्षकार हैं जिसमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है और उसने उस क्षमता का इस्तेमाल करके एक अनुचित लाभ लेने का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके लिए देखो इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी एनालिसिस दे रखा है कि हम कब कब मान सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट कर सकता है। तो पहला पॉइंट दे रखा है, अंडरलाइन कर लो मैं कर दूं अंडरलाइन। देखो पहला पॉइंट रखा है कि वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं अथॉरिटी रखता हो। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर इसमें देखो तो देखो इधर पेज नंबर 1.43 पे दे रखा है कि रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी हेडिंग ही दे रखा है और उसमें लिखा है कि ओवर द अदर एज इन द केसेस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, भाई नौकर अपने मालिक की बात को सीधा मानेगा, डॉक्टर पेशेंट, उनके बीच में सीधी सी बात है, डॉक्टर की बात को पेशेंट ब्लाइंडली मानता है। ठीक है ना, जनरल परसेप्शन है। तो ये एक सिचुएशन जहाँ पे सबको दिखाई पड़ता है कि मास्टर का तो पूरा का पूरा कंट्रोल अपने नौकर पे है और पेशेंट पर पूरा का पूरा कंट्रोल डॉक्टर का है। ऐसा रिलेशन जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई पड़ रही हो अथॉरिटी की, उसको हम रियल अथॉरिटी बोलते हैं या अपरेंट अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पोजीशन की ये, सेकंड पोजीशन कहते हैं कि वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जो तुम्हारी पोजीशन होगी जब तुम सीए बन जाओगे तो तुम्हारी जो पोजीशन होगी, जिस कंपनी का काम करोगे उस कंपनी से तुम्हारा जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, वो फिड्यूशियरी होगा। फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्ट बेस्ड, यानी भरोसे वाला, विश्वास का संबंध। नेक्स्ट पेज पे देख लो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जाम्पल दे रखा है, अ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर जानते हो ना, एक एडवोकेट के लिए वर्ड यूज होता है, वकील के लिए, या जो भी आपको सॉलिसिट करता है यानी कि आपको गाइड करता है, एडवाइस देता है। तो अ सॉलिसिटर कैन डोमिनेट द विल ऑफ हिज क्लाइंट एंड अ ट्रस्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ बेनिफिशियरी, क्योंकि भरोसा होता है कि ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरी है उसको, ट्रस्ट को जो मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, जिसको ट्रस्टी बोलते हैं, वो पूरा ध्यान रखेगा। ऐसे ही क्लाइंट को भरोसा होता है कि वकील साहब या चार्टेड अकाउंटेंट उसका ध्यान रखेंगे, उसको नुकसान में नहीं जाने देंगे। ट्रस्टी तो होता है ना, क्योंकि कंपनी आपको अपने सारे ट्रांजैक्शन बता देगी, किस सोच से बताएगी कि आप उन ट्रांजैक्शन में से कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज आ रही हैं, टैक्स लायबिलिटीज, उन सबको आप सेटल करो इस तरीके से कि कंपनी का मैक्सिमम बेनिफिट हो और लायबिलिटीज कम से कम आए। लेकिन अगर आपने कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस को ओपन कर दिया और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी फिक्स करा दी, तो क्या कभी कोई सीए पे भरोसा करेगा, वकील पे भरोसा करेगा? क्योंकि एक वकील को क्लाइंट आकर के पूरी बात बताता है कि मैंने ऐसे मर्डर किया, ऐसे क्राइम किया, किस लिए? ताकि वकील उस स्टोरी को समझ के उसमें से लूप होल्स निकाले या पॉइंट्स निकाले जहाँ पर वो उसको बचा सकता है। तो भरोसे में उसने अपनी सारी बातें बता दी। क्या वो वकील कोर्ट में जा कर के ये बोल दे कि मेरे क्लाइंट ने मेरे को सारी बात बता दी और ये रही पूरी स्टोरी, आप इसे सजा दे दो? ठीक है ना, ये ट्रस्ट वाला है। और इससे रिलेटेड फिर मुझे तुम्हें एक स्टोरी बतानी पड़ जाएगी। एक बाबा भारती की स्टोरी कभी शायद यूपी बोर्ड के बच्चों ने पढ़ी होगी कि एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह, और वो खड़क सिंह जिसके खड़क सिंह से खड़कती थी खिड़कियाँ, वही डाकू हूँ। तो उसको एक बाबा के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था, वो घोड़ा उसे पसंद था। उसने उस घोड़े को खरीदने के लिए बहुत कोशिशें की, लालच दिया बहुत ज़्यादा, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। तो उसने धमकी दी, बोला घोड़ा तो मैं लेके रहूँगा। लेकिन खैर टाइम बीतता गया और उसको घोड़ा लेने का मौका नहीं मिला। एक दिन बाबा भारती शाम को अपने घोड़े के साथ टहल रहे थे, तो सड़क किनारे एक रोते हुए व्यक्ति को देखा और उसको देख कर पूछा क्या दिक्कत है। तो उसने कहा कि मुझे अगले शहर जाना है और मेरे पैर ख़राब हैं। उसके पैर ख़राब थे, तो मेरे पैर ख़राब हैं और मैं कैसे जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, अंधेरा होने वाला है और मैं परेशान हूं।
तो बाबा ने कहा कि ठीक है मैं मदद करता हूँ। उन्होंने बाबा ने वो खुद घोड़े पे से उतरते हैं और उसको घोड़े पे बिठा देते हैं और पैदल चलने लगते हैं। अचानक से उन्हें झटका लगता है और घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता है और एकदम से वो उनके कंट्रोल से बाहर, और फिर आगे रुक करके वो उसने अपना कपड़े फेंके, यानी जो इंजर्ड पर्सन था, और वो असल में वो कोई इंजर्ड पर्सन नहीं था, वो खड़क सिंह था जिसने एक बैगर का इंजर्ड का यानी गेटअप तैयार किया हुआ था। और फिर जो दूर जाकर उसने बोला, बाबा मैंने तुमसे बोला था घोड़ा तो मैं लेके रहूँगा, मैंने घोड़ा ले लिया, तुम पैसे पहले ले लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन देखो अब मैंने फ्री में ले लिया। तो बाबा ने बहुत अच्छी लाइन बोली, बोले कि ठीक है घोड़ा ले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ये स्टोरी किसी को शेयर मत करना। बोले ऐसा क्यों? बोले अगर ये स्टोरी आपने शेयर की ना लोगों को, तो लोगों का गरीबों से यानी भिखारियों से या किसी घायल व्यक्ति से भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि हर पर्सन को ये समझ में आएगा कि कहीं ऐसा व्यक्ति कोई डकैत तो नहीं है। और तुमने खुद महसूस करो इस लाइन को कि तुमने कई बैगर्स को देखा होगा, जब तुमने मतलब भीख दी होगी, उसको पैसे दिए होंगे, और उसके बाद तुमने उसको सिगरेट पीते हुए देखा होगा, या कहीं सड़क पे नॉर्मल कुछ उसने गुटखा खाते हुए शराब पीते देखा होगा, तो तुम आप किसी भिखारी को देख के एकदम से पैसा नहीं देते हो। तो ये ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, और इसीलिए यहाँ पे इस ट्रस्ट को भी इस लॉ में कंसीडर किया गया है कि या तो रियल अथॉरिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दूसरी अथॉरिटी भी हो सकती है जिसे हम बोलते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यानी भरोसे वाले रिलेशन। अब उसमें एक आदमी ने दूसरे का भरोसा तोड़ दिया, ठीक है ना। तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस, यानी जो लाइन लिखी है कि वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पोरेरली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय ए पर्सन ऑफ एज। यानी ये कैसा हो सकता है? तीसरा पॉइंट, मेंटल डिस्ट्रेस, यानी इसका मतलब एक ऐसा माहौल बना, उस माहौल में मतलब जो है एक पर्सन की जो एक सोचने समझने की कैपेसिटी जो होती है वो खत्म हो चुकी। किस वजह से खत्म हुई? एज की वजह से हो सकती है, यानी वो ओल्ड एजेड पर्सन है, या छोटा पर्सन भी हो सकता है कम एज वाला, या इलनेस या बीमारी की वजह से हो सकती है, या मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, या बीमारी हो सकती है मेंटली या बॉडीली डिस्ट्रेस, यानी कि उसे कहीं ना कोई तकलीफ है। अब एज में छोटी एज वालों को तो बिल्कुल क्लियर करके उन्होंने माइनर की कैटेगरी में रख के हमने अलग पढ़ लिया, तो हम यहाँ पे ओल्ड एजेड की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? एज, फिर है इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। ऐसे कौन से सिचुएशंस है? सारी तुम्हें पता है, थोड़ा दिमाग लगाओ आज। मेंटल डिस्ट्रेस का मतलब तो है ना मानसिक कष्ट या संताप, क्षोभ सब तुमने झेला है कहीं ना कहीं। मैं चलो बताता हूँ। कई बार बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे खास तौर से मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बेटे होते हैं उनको माँ बहुत प्यार करती है, और बेटियाँ जो होती हैं उनको पापा बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। ये कॉमन इंडियन सोसाइटी में मतलब जो पिक्चर है मैं वो बता रहा हूँ। और जैसे माँ ने मतलब बेटी ने आकर के माँ से लैपटॉप या मोबाइल की बात की, और माँ ने झिड़क दिया बहुत बुरी तरीके से, तो उस समय मतलब जो है बच्चे को कितना गुस्सा आता है वो तुमने सबने फील किया होगा। और उस गुस्से में अगर कोई रिलेटिव, या सोचो तुरंत पापा आ जाए, तो बच्चे के आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, और बच्चा तुरंत पापा के पास जा करके बोलता है, पापा देखो मम्मी ने, मैंने क्या गलत कह दिया, मैंने मोबाइल ही तो इतना जिक्र किया, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। और उस समय जो पापा का एक कहना एक अटैच अफेक्शन कि बच्चे के सिर पे हाथ रख के बोला, बेटा ठीक है मैं दिलवा दूंगा, उस समय बच्चे का पेन सारा रिलीज हो जाता है। बोले ठीक है मम्मी देखो तुमने मना कर दिया, पापा दिलवा देंगे, भले ही पापा ने उस समय भी झूठ बोला हो, लेकिन ये उस समय का सीन कभी ना कभी फील जरूर किया होगा तुम लोगों ने। वही चीज़ है मेंटल डिस्ट्रेस। और इसकी स्टोरी से समझो, देखो क्या है कि ये तो थोड़ा सा घर का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक और स्टोरी तुम्हें फिर सुनाता हूँ। एक ओल्ड लेडी
अपने रिलेटिव के घर आती है और वो लेडी अपने रिलेटिव के घर पे आकर के अपने साथ एक बैग यानी सूटकेस या बॉक्स, पुराने टाइम में तो लोहे का बक्सा होता था, तो वो लोहे का बक्सा लेकर आती है, उसमें ताला लगा रहता है और वो आकर के रिश्तेदारी में रहती है, बोली कि मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं पे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मेरे मरने के बाद जो भी तुम प्रॉपर्टी मेरी होगी बस सब तुम्हारी। अब उस बक्से में वो हमेशा ताला लगा के रखती है और ताले को की चाबी अपने पास रखती है और रात में जब सोती है तो वो उस समय उस बक्से में एक जंजीर बांध करके अपने मतलब हाथ से उस जंजीर को कनेक्ट कर देती है। तो इस पिक्चर में क्या होता है कि उस घर के लोगों को लगता है कि इसका मतलब इस बक्से में कुछ खजाना है, सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। तो उस वजह से वो लोग उसकी खूब सेवा करते हैं और सेवा करते करते खैर एक आध महीने बाद वो बेचारी टपक लेती है, मर जाती है। तो उसकी बॉडी डिस्पोज बाद में करेंगे फैमिली वाले, सबसे पहले वो ताला खोलते क्या है, तो उस बक्से में कुछ नहीं था, उसमें एक चिट्ठी थी बस खाली कि मेरा कोई नहीं है और अगर मैंने ये कहानी ना बनाई होती तो मेरी कोई मदद नहीं करता, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे किसी की मदद चाहिए और तुमने मेरी मदद की, मैं मतलब ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि तुम्हें खुशी दे। कुछ नहीं मिला। तो ये क्या था कि वो लेडी जो इस स्टोरी का पार्ट है, वो लेडी कहीं ना कहीं मेंटल डिस्ट्रेस में थी क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं था। ऐसे में सोचो कोई एक अननोन पर्सन आकर के उसकी हेल्प करने को तैयार हो, तो उस कंडीशन में उस पर्सन के पास अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो डेफिनेटली वो उस हेल्प करने वाले पर्सन को दे देगा। ये बहुत रियल स्टोरीज हैं। आप बहुत परेशान हो, आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा, उस समय आपको हेल्प करने के लिए कोई खड़ा हो जाए तो आपको लगता है कि शायद ईश्वर आपको सपोर्ट करने आ गया और उस समय उसने उस पोजीशन का फायदा उठा लिया, तो ये मेंटल डिस्ट्रेस वाली पोजीशन आ जाती है। लास्ट पॉइंट और चेक करो, इसमें और आ जाएगा अनकॉन्शनेबल बार्गेन। ये सिचुएशन क्या होते हैं, इसमें कई बार आपको सामने वाला ऐसा इमोशनली या ऐसा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा कि आप बार्गेन नहीं कर पाओगे। यानी कि सिचुएशन अगर किसी थर्ड पर्सन के सामने बताओगे तो वो कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो इसकी स्टोरी नीचे दे रखा है, अ यूथ ऑफ 18 ईयर स्पेंट थ्रिफ्ट एंड अ ड्रंकर्ड borrowed 90,000 on a bond bearing compound interest at 2% per month यानी per mention. It was held by the court that the transaction is unconscionable, the rate of interest charged being so exorbitant. बात समझे कि एक 18 साल का जो बच्चा है spent thrift and a drunkard borrowed 90,000 on a bond, और बॉन्ड में भी क्या लिखा हुआ है 2% का पर मंथ का, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अगर एनुअल लगाओगे तो कितना परसेंट बैठेगा 24%, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम कंपाउंड मंथली लगाओगे तो कितना बैठेगा, यानी अगर देखें तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब बहुत ही हाई रेट्स हैं और पूरे एक्सप्लॉइटिंग नेचर के हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक आदमी अगर परेशान है या मेंटली उस समय किसी भी वजह से, चाहे वो मेंटल इलनेस की वजह से या ड्रंक की पोजीशन से, अगर उसने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया तो अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो थोड़ा सा भी होश में रहता, कॉन्शियस रहता, तो वो कम से कम ये रेट पे तो कभी भी एग्री नहीं करता, ठीक है ना। इसीलिए अब एक और लास्ट, वो भी रियल स्टोरी है, लॉयड बैंक वर्सेस बंडी का केस है, उसकी स्टोरी भी सुन लो। और रघुनाथ प्रसाद सरजू सिंह, ये दो केसेस हैं, मिलते जुलते हैं। एक पर्सन ने बंटवारे में, मतलब पिताजी ने उसको प्रॉपर्टी में बंटवारा सही से नहीं किया, तो उसने अपने पिताजी के ऊपर केस फाइल किया और उस समय उसको केस फाइल करने के लिए पैसे की नीड थी, तो उसने एक मनी लेंडर से पैसे उधार मांगे, और जब पैसे उधार मांगे तो मनी लेंडर ने साफ साफ बोल दिया, देखो मार्केट रेट ये चल रहा है, यानी उस समय जो मार्केट रेट है वो चल रहा था, वही रेट उसने लगाए और कंपाउंड इंटरेस्ट बताया उसने। बोले कि ये जो रेट है मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लूँगा, आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो मत लो। यानी उसने अपनी तरफ से पूरी पिक्चर क्लियर कर रखी है।
उसने कहा नहीं, मुझे पैसा चाहिए, मैं अपने बाप को छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में, चाहे मुझे इसके लिए बिकना पड़े। उसने पैसा उधार लिया और पैसा उधार लेके केस किया, हारा जीता उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो लगभग 10,000 रुपये उसने उधार लिए थे। और जो उधार उसने नहीं चुकाया और साल बीता, 1 साल 2 साल ऐसे करते करते लगभग 10-11 साल बीत गए। और उस पर जो रेट था कंपाउंड इंटरेस्ट से, जब 11 साल या 12 साल बाद जब कैलकुलेट हुआ तो वो लगभग 1,10,000 कुछ रुपए बैठा। अब वो कोर्ट जाता है, 10 साल बाद कोर्ट जाता है, यानी 10 या 11 जो भी स्टोरी का पार्ट था, वो कोर्ट जाता है और कोर्ट से कहता है कि मैंने उस समय मजबूरी में पैसे लिए थे और इस मनी लेंडर ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये रेट लगाया, इसलिए ये मेरे साथ जो है गलत एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट मेरी हेल्प करे। अब तुम जज हो, हेल्प करो। मैं 10 साल, बल्कि मुझे लगता है 11 या 12 साल, थोड़ा स्टोरी काफ़ी दिन मतलब दिन हो गए पढ़े हुए, बहुत पहले पढ़ी थी। एक बार रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू सिंह का केस ढूंढ लेना है। जा तो सकते हैं क्योंकि पेमेंट होना था, पेमेंट की ड्यू डेट तो ये थे कि पेमेंट आपको करना है, वो टाल मटोल जो भी कर रहा हो उसको टाइम बार्ड पे मत कनेक्ट वो करो, मानो कि हाँ ड्यू है। अच्छा, अच्छा दूसरा केस भी सुन लो। इस केस में भी क्या था, जो भी पर्सन था, मान लो ए नाम का पर्सन था, उसने बैंक से लोन ले करके उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस फ्लॉप हो गया और जब फ्लॉप हुआ तो बैंक ने पैसे डिमांड करे। बैंक से ऑलरेडी कई बैंक से वो लोन चुका था, मतलब पे कर चुका, उसने लिया हुआ था पेमेंट, तो पे नहीं कर पा रहा था, तो उसकी स्थिति मतलब वही इंसॉल्वेंट जैसी पोजीशन थी। तो जो बैंक है उसने कहा कि मुझे आप पैसे किसी भी तरीके से दो, अपना घर बेचो, प्रॉपर्टी बेचो, मुझे नहीं मतलब बैंक को कोई मतलब नहीं है। इसने बैंक से 6 महीने साल भर का समय मांगा, बैंक ने मना कर दिया। ठीक है, अंत में बैंक ने फिर इसे एक ऑफ़र दिया, बोले एक काम करो, अगर पोजीशन ज़्यादा ख़राब है तो आप, ठीक है, आपके नाम जो प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी मॉर्गेज हो चुकी है, आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी भी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी हो वो हम एज ए सिक्योरिटी दे दो, उसके डॉक्यूमेंट्स दे दो, ताकि हम अपनी जो पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर लें और हम तुम्हें 6 महीने साल भर का टाइम दे देंगे। तो इसने कहा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव्स में से पता करता हूँ। तो उसे भी पता लगा कि उसके पिताजी के पास प्रॉपर्टी है, तो उसने अपने पिता से मांगा कि पापा अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे दो, ऐसे ऐसे मॉर्गेज करना है। पिताजी ने मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है बंटवारा हो चुका हो पहले ही, या हो सकता है बेटा नालायक को ऑलरेडी पैसे बर्बाद कर चुका हो। तो पिता ने मना कर दिया कि मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूँगा। ठीक है, अब स्टोरी का ये पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद एक दिन उसके पिता के घर में कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में बच्चा, जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा हैं तो वो लड़का जा कर के रोते हुए शक्ल बनाते हुए और जाता है और पिता से कहता है कि पापा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री बर्बाद हो रही है, बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं आत्महत्या कर लूँगा। जो भी कुछ डायलॉग बाजी उसने करी होगी इस टाइप की, बस आप ही मेरे को बचा सकते हो और मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस खाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे दो और एक एग्रीमेंट पे साइन कर दो, मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। पिता ने मना कर दिया, बिल्कुल, बोले नहीं। और उसने रो रहा है और उसी बीच में उसका रोना ख़त्म नहीं है, उसकी पत्नी आ जाती है और वो भी रोते हुए, बाबूजी मेरे इनको बचा लो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये है वो है, सड़क पे आ जाएंगे, डायलॉग बाजी उसने शुरू की। रिश्तेदार सारे कान अलर्ट हो गया। पिता ने फिर मना कर दिया, बोले नहीं, तुम्हारा पति नालायक है, इसने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। जो भी उससे संभलता कि बच्चे भी रोते हुए आ गए, दादाजी पापा को बचा लो। अब रिश्तेदारों को ध्यान रखना, कभी भी एक्सप्लॉयटेशन या इस टाइप की पिक्चर बनती है तो जो आउटसाइडर्स होते हैं, थर्ड पर्सन, वो एक लिमिट के बाद बीच में इंटरफेयर कर ही देंगे। रिश्तेदारों ने बीच में बोलना शुरू कर दिया, बोले मतलब बड़े मतलब जो है कठोर दिल वाले हो,
पूरा परिवार परेशान है, बच्चा परेशान है, फूल से पोते परेशान है, पोतियां परेशान है, आप मदद नहीं कर सकते हो। रिश्तेदारों ने ताने कसने शुरू किए, तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं मदद कर दूंगा, लेकिन आज थोड़ी कर पाऊंगा, बैंक के कागज ठीक है तैयार कर लाना, साइन कर दूंगा, ठीक है जाओ। बेटा बोला बाबूजी बैंक के पेपर रेडी हैं, कर दो साइन। बोले अरे तो रेडी है तो मैनेजर है बैंक में। बोले नहीं, मैनेजर भी बैंक का यहीं पर है। इशारा क्या हुआ बैंक मैनेजर कागज लेके आ गया और उसने फिर मजबूरन मुंह बनाते साइन कर दिया। अब फंक्शन ओवर हो गया। अब पिता जो है बहुत ही गुस्से में है। पिता कोर्ट में जाना चाहता है, आप मदद करो, हेल्प करो एज अ जज, एज अ प्रोफेशनल। क्या इस ट्रांजैक्शन को, यानी बाप और बेटे के बीच के इस ट्रांजैक्शन को अलाउ करोगे या नहीं? क्यों नहीं करोगे? तो इसे क्या बोलोगे? ठीक है ना, इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसे ही बोलते हैं इमोशनल अत्याचार। ठीक है ना। और पहले वाले केस में 10,000 के बदले में 1.25 लाख रुपए के आसपास हो चुके हैं। देखो चलो तुम अच्छे दिल वाले हो, उसकी मदद कर रहे हो, बट ध्यान दो जो मैंने स्टोरी बोली उसमें उसने अपने फादर से मतलब लिटिगेशन किया, उसको पैसा चाहिए था, मनी लेंडर ने उसको सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी थी। ठीक है। और उसका जो मैंने स्टोरी के हिसाब से अपने हिसाब से मोल्ड करके तुम बोल दिया, उसने ये बोला था कि चाहे मैं बिक जाऊं मुझे पैसा दो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। एक रीजनेबल पर्सन जब सामने पता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आप इतना हाई रेट पे कैसे एग्रीमेंट कर रहे हो? और वो भी कोई जेन्युइन कॉज के लिए नहीं, अपने फादर से रिवेंज लेने के लिए। तो यहाँ पर जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, बोले सारा पेमेंट देना पड़ेगा। आज भी देखो, अगर तुम विजय माल्या वाली स्टोरी देखो या सुब्रतो रॉय वाली स्टोरी देखो, तो कोर्ट नहीं कह रही, कोर्ट ने जो आपने मतलब जो कमिट किया वो पूरा करो। ठीक है, चलो एक अलग बात है कि क्रेडिटर और डेटर जो मिल करके आपस में एक सेटलमेंट कर ले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि चलो उसने सेटल कर लिया, बोले चलो 1,10,000 जो भी बैठा है अमाउंट या 1.25 लाख जो बैठा, बोले ठीक है 50,000 रुपये दे करके सेटल कर लो, वो बाद की बात है। बट फिलहाल अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या मनी लेंडर ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया? आपको ये देखना है। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बोल दिया था कि मार्केट रेट उसने बोला, यानी उस समय का वो रेट चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट की उसने पिक्चर बोल दिया, उसने ये भी बोल दिया कि मेरा यही रेट है, आप किसी और से ट्राई कर लो, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी उसने अपने उस पोजीशन का फ़ायदा उठाने का कोई स्टेप नहीं लिया। जब ऐसी बात है तो 1 लाख क्या 1 करोड़ भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड स्टोरी में क्या है कि उसने स्टोरी ऐसे बनाई, प्लान के हिसाब से उसने वाइफ को, बच्चों को और उसको बैंक मैनेजर को उसने यू लगाया और मतलब पोजीशन यानी एक ओकेजन देखा, यानी ध्यान उसने मतलब पूरा प्लानिंग की कि नॉर्मल रूटीन डेट्स में नहीं गया, वो एक फंक्शन में जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे तब उस समय नोइंगली गया। यानी उसने पूरा प्लान किया था, उसने एक पोजीशन क्रिएट की और उस पोजीशन को उसने पूरे तरीके से यूज़ किया। अब याद रहेगा ना? तो ये 3 पॉइंट्स फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि या तो रियल अथॉरिटी होगी, या फिड्यूशियरी रिलेशन, या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन एज या इलनेस की वजह से अपनी मतलब एक मेंटली डिस्ट्रेस में है, यानी दुख में है, और ऐसे दुख में अगर कोई भी उसकी हेल्प करने को आता है तो एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है। ठीक है। और लास्ट में देखो जो तुम्हारी बुक में 1.42 पे ABC में जो 3 पॉइंट्स थे उसको 1.43 में A और B में तो कॉमन है, लेकिन C पॉइंट को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, C और D। C में देखो, अ डॉक्टर इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ हिज पेशेंट इनफील्ड बाय प्रोटेक्टेड इलनेस। ठीक है, यानी कि कोई घातक बीमारी से अगर कोई मरीज वो है और डॉक्टर ही उसका अकेला ट्रीटमेंट कर रहा है,
अब मैं मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, एक साउथ इंडिया की मूवी अपरिचित देखी ना, तो अपरिचित का जो करेक्टर है उसी की बनाई, वो मतलब उसी करेक्टर की मूवी है जिसमें वो एक एड एजेंसी से जुड़ा होता है और ऐड करता है, और मतलब उसकी स्मार्टनेस की वजह से है शायद, हाँ आई। तो उसमें वो मतलब उसके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उसको फिर अंत में इन्फेक्टेड मतलब डिजीज़ उसके बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं। हाँ वो आई है शायद। हाँ तो उसमें देखो वो ट्रस्ट किस पे करता है, एक डॉक्टर पे। वो किसी को शेयर नहीं करता, उस डॉक्टर पे भरोसा करता है कि वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर दे। और जब ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है तो इतना ट्रस्ट करता है कि उसकी जिससे मैरिज होने वाली है उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी लाइफ के लिए वो अपने उस डॉक्टर से कहता है कि तुम इससे शादी कर लो। बाद में उसे पता चलता है कि वो सारा प्लान है। अब उस स्टोरी में देखो कि वो जब उसकी बॉडी डिसफिगर्ड हो चुकी है तो वो क्या पोजीशन है, मेंटल डिस्ट्रेस ही तो है। यानी उसको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी खत्म है, मेरी ज़िंदगी में कोई बचा नहीं है। तो इसलिए वो एक डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है और डॉक्टर ने उसकी उस पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके पूरा उसको यूज़ किया है। दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। जिन्होंने नहीं देखी है उनको आज एक उस मूवी का लिंक यूट्यूब पे भेज दो, गूगल पे, वो ज़रूर देखें इस मूवी को, पूरा आपको मिल जाएगा। दूसरा बेटा मूवी का मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें भी एक एज की बात है कि एक छोटा बच्चा मदर से की मतलब उसकी एक वो है कि उसकी माँ हो, तो वो उसके फादर ने सेकंड मैरिज की और सेकंड मैरिज में जो लेडी आती है उसने भी क्या करा, उसकी एज का, उसकी इनोसेंसी का फ़ायदा उठा करके और उसको नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये जो डी कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस बार्गेन में कहलाएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है कि उसके लिए पढ़ना कितना अच्छा जरूरी है और ना पढ़ना कितना खराब होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, बहुत सारा समझा दिया। तो इसका सेकंड पॉइंट पेज नंबर 1.42 का तीनों पॉइंट्स जो मैंने 1.43 की इस पर समझा है। अब फिर एक एग्जाम्पल देखो, A having advanced money to his son B during his minority upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence। यानी बाप ने अपने बेटे को बचपन में पढ़ाया लिखाया। तुम्हारे को भी हो सकता है, बोले तुम्हारे को हमने 12th में DPS से पढ़ाया, शिरडी साईं से पढ़ाया, सरकारी स्कूल से पढ़ाते तो 10 रुपये फीस जाती, शिरडी साईं से पढ़वाया, 1.25 लाख रुपये मंथ ईयर का गया, और अब तुम CA बन गए हो, अपने बाप को भूल गए। याद करो वो दिन जब तुम रोते थे तो तुम्हारे लिए मैं रात रात भर जाग करके तुम्हें मतलब वो क्या कहते हैं, छुपाता था, प्यार करता था। ठीक है, ऐसे में सीधी सी बात है बच्चा यही बोल सकता है, बोले बस बस रुलाओगे क्या। ठीक है ना। और हो सकता है अगर बेटे के पास कुछ प्रॉपर्टी है तो बाप को दे सकता है। ठीक है, मैं भी फिर मैं अपनी किस है, एक बार जब मैं शायद 2nd या 3rd क्लास में था तो रात में 12-1 बजे मेरी आँख खुली, और आँख खुली तो सपने में मैं रसगुल्ला खा रहा था, और वो भी ग्रीन कलर का, कोई ऐसा नहीं ब्लैक वाला वाइट वाला नहीं, ग्रीन कलर का रसगुल्ला खा रहा था। मेरी आँख खुली, मैंने रोना शुरू कर दिया। पापा मम्मी उठ गए, बोले क्या हुआ, 2nd या 3rd क्लास की बात बता रहा हूँ। बोले नहीं मुझे रसगुल्ला खाना है। पापा ने बहुत समझाया, बोले 12-1 बज चुके हैं, रसगुल्ला कहाँ से मिलेगा। मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं छुपा ही नहीं, और ऐसा करते पापा ने मतलब देखा 1-1.5 बज चुका था, बहुत कोशिश की, फेल्ड हो गए। तो पापा ने एक होमगार्ड जो मतलब पुलिस स्टेशन में जो वर्किंग में होते हैं उनमें से एक को कहा कि यार देख के आओ ज़रा, कोई दुकान अगर खुली मिल जाए तो ले आओ रसगुल्ला। लेकिन 1-1.5 बजे या 2 बजे का टाइम होगा, दुकान तो नहीं मिली। उसके बाद भी मैंने रोना कंटिन्यू रखा, और पापा को मतलब पूरी तरीके से मैंने मतलब इन्फ्लुएंस में ले लिया। अंत में पापा खुद गए, एक हलवाई के घर पहुँचे, उसको उठाया, उससे उसकी दुकान खुलवाई, और रात में 2 बजे के आसपास उससे दुकान खुलवा करके हरे कलर के 2 रसगुल्ले लेके आए, और आकर के बोले ले खा। और जब पापा ने 2 रसगुल्ले दिए, मैंने कहा अब मेरा मन भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। पापा ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया,
तो मुझे अभी भी याद है कि स्टील के बर्तन में वो 2 रसगुल्ले रखे हुए थे, मैंने ऐसे तोड़ा, मतलब टच किया रसगुल्ले को, ऐसे मुंह में रखा, मैंने कहा खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने, और मैं जाके बिस्तर पे सो गया। तो मैंने मतलब एक बदमाशी। अब आज की डेट में जब कोई बात होती है ना, तो मुझे पापा का वो दिन याद आता है, ठीक है। और सोचो अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी और मेरे पापा मुझसे बोलने लगे, बोले वो भूल गया कि बचपन में तूने कैसे जिद की थी और रात में मैं तेरे लिए मैंने जग करके और दुकान खुलवा करके। तो हो सकता है उस इन्फ्लुएंस में अगर मेरे फादर ने मुझसे कुछ अनड्यू एडवांटेज ले लिया तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखो, अ मैन इनफीबल्ड बाय डिजीज और एज इज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंट। यानी एक आदमी बीमार है, पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और ऐसे में जो उसका अटेंडेंट है, जो उसके साथ रह करके उसकी सेवा करता है, तो उसकी वजह से वो उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अगर मेडिकल अटेंडेंट उससे कहे बाबूजी एक चेक पे साइन कर दो क्योंकि आपकी दवाई लाना है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, और ये चेक पे आप साइन कर दो, मैं पैसे निकलवा लूँगा, ठीक है। और बोले कितने का चेक है? बोले 1000 रुपये का, यानी ठीक है, और रुपीज़ लिखा होता है ना चेक पे, ठीक है, और वर्ड्स में भी लिखना होता है। तो ये लाइन जो होती है उसने लिखा 1000 रुपीज़ ओनली, बाबूजी से साइन करा लिया, और चेक ले जाने के बाद उसने क्या करा, स्पेस बना रखा था, यहाँ लिखा सही है। इसीलिए तुमसे क्या कहा जाता है कि चेक पे जब भी अमाउंट लिखो तो स्पेस बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि स्पेस छोड़ने का मतलब यहाँ पर ये फ्रॉड भी कैटेगरी में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे अंडियन, क्योंकि उन्होंने साइन क्यों करे, क्योंकि उसे पता था कि अटेंडेंट उनकी सेवा कर रहा है, ट्रस्ट वर्दी है, और ये मेरे को धोखा नहीं देगा। तो ऐसा हो सकता है। तो देखो यहाँ पे और देखो लिखा ना कि मेडिकल अटेंडेंट टू एग्री टू पे एन अनरीजनेबल सम। रीजनेबल होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अनरीजनेबल सम की बात हो गई तो यहीं पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। एग्जाम्पल 3 देखो, मनी लेंडर से उसने मतलब जो डेबिट लिया है और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फ्रेश लोन, फ्रेश लोन एक अप्लाई करता है, लेकिन एक टर्म ऐसी टर्म है विच अपीयर टू बी अनकॉन्शनेबल, जो लग रहा है कि नाजायज़ है। तो यहाँ पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों? क्योंकि उसने पुराना पे नहीं किया है। मनी लेंडर, अब उसे पैसे की नीड है, तो मनी लेंडर ने कहा तुमने पुराना दिया नहीं है तो मैं पैसे दूंगा नहीं। अब हो सकता है उसकी मजबूरी हो, उसने कहा मैं पैसे दे दूंगा, मुझे आप हेल्प करो। बोले ठीक है, मार्केट में रेट 2% का है, 10% पे दूंगा, बताओ लोगे? यानी उसे समझ में आ चुका है कि इसकी पोजीशन खराब है और इस समय ये 10% पे भी ले लेगा। उन्होंने कहा ठीक है दो मुझे, क्योंकि मेरी मजबूरी है, जैसे मान लो पेरेंट्स का इलाज कराना है तो लेगा ही बेचारा। तो इस समय यहाँ पर वो कैसे हो गया? अनकॉन्शनेबल बार्गेन की कैटेगरी में आ गया। लास्ट एग्जाम्पल है कि बैंकर से उसने लोन लिया एट ए टाइम व्हेन देयर इज अ स्टिंजेंसी इन मनी मार्केट। देखो मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन, बैंकर्स लोन देने से मना कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर आता है तो वो कहते हैं कि भाई अनयूजुअली हाई रेट, क्योंकि मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, मैं लोन नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि भाई 10% दूंगा। अब यहाँ पर बताओ आगे क्या लिखा है, ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म्स, दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वही स्टोरी है जो मैंने तुम्हें बताया कि उसने मार्केट रेट और पुलिस ने बता दिया था, बोले ठीक है लेना है लो, नहीं लेना नहीं तो मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो उसमें भी ये वही स्टोरी का पार्ट है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, लोग पैसा फंसा दे रहे थे, इसलिए मनी लेंडर या बैंकर्स पैसा नहीं दे रहे थे, उसको पैसा चाहिए था। उसने क्लियर कर दिया कि मैं तो इसी रेट पे दूंगा, लेना है लो नहीं तो मत लो। तो इसे हम ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन में ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, हो जाएंगे। एनालिसिस भी रिपीट कर देना फटाफट। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, जिसको हमने पढ़ लिया कि रिलेशन जरूरी है, बिना रिलेशन के तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता। और उस रिलेशन में जो दूसरा एलिमेंट है वो है पोजीशन, यानी वन पार्टी की दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने की पोजीशन, जिसके ये 4 पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिए। देन थर्ड पॉइंट
कि इस रिलेशन से काम नहीं बनता, इस रिलेशन से अनड्यू एडवांटेज लिया गया हो, थर्ड पॉइंट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये एक नया है, इसको समझ लो आज के लिए। अब तुम जवाब दोगे, क्योंकि तुम्हारे को मुझे लगता है कंसेप्ट तो समझ में आ गई ना अनड्यू इन्फ्लुएंस। तुम्हारा जवाब जो होगा वो एक रीजनेबल जवाब देना और आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ए नाम का एक पर्सन बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और बी की 5 लाख की प्रॉपर्टी है। ए मान लेते हैं डॉक्टर और ये पेशेंट है, और पेशेंट का जो बिल है वो नहीं पे कर पा रहा है, तो डॉक्टर ने ये प्रॉपर्टी कहा कि ठीक है प्रॉपर्टी दो मुझे। मार्केट में इस प्रॉपर्टी के लिए 5 लाख है, इसका बिल है 1 लाख का। बोला कि ठीक है भाई प्रॉपर्टी दो, मुझे नहीं पता 1 लाख के बिल के बदले में मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हारे पास जो भी है। तो 5 लाख की प्रॉपर्टी उसने 1 लाख की में दे दी। कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करके बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये इसमें अनड्यू जैसा कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना, क्योंकि एक तो पोजीशन है डॉक्टर पेशेंट की, और एक मार्केट रेट की 5 लाख की प्रॉपर्टी को 1 लाख में लिया जा रहा है, तो आपको फील होना चाहिए कि अनड्यू पोजीशन है। अच्छा, इस पिक्चर में इस ट्रांजैक्शन से किसको फायदा हो रहा है? यानी ये डॉक्टर है, और इस ट्रांजैक्शन से किसको नुकसान हो रहा है? तो इस ट्रांजैक्शन को अगर कैंसिल कराने की बात होगी तो कौन जाना चाहेगा? पेशेंट ही जाना चाहेगा ना। बस से भाई बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। तो यहां पर पिक्चर जो है वो अनड्यू एडवांटेज की है। ये प्रूव किससे करवाओगे? पेशेंट से या डॉक्टर से? तुम जज होते तो किससे सबूत मांगते कि ये अनड्यू है या नहीं है? किससे प्रूव मांगोगे? डॉक्टर से। रीजन क्या है? प्राइमा फेसाई वर्ड कभी आया होगा? प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई का मतलब होता है एट फर्स्ट इंस्टेंस, यानी इस पूरी स्टोरी को सुनते ही एकदम से हमारे दिमाग में ब्लिंक होता है कि यहाँ पर तो गलत हुआ, ठीक है। और फिर ये जाकर कंप्लेन कर रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, और तुम्हारे को भी इस पिक्चर में क्या फील हो रहा है? सही हुआ या गलत हुआ? तो तुम किससे सबूत मांगोगे? यानी उस पर्सन से जो डोमिनेटिंग पोजीशन में था, कि आप प्रूव करो कि क्यों ना ये ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि 5 लाख की प्रॉपर्टी आपने 1 लाख में ली है, ये पूरी तरीके से अनजस्ट फील हो रहा है, इसलिए प्रूव करो। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर बर्डन आ रहा है? इस पार्टी के ऊपर, कि आप प्रूव करो कि आपने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लिया, इसने अपनी फ्री विल से प्रॉपर्टी दी है। क्योंकि अगर फ्री विल से दी होती तो एक कोर्ट जाता, नहीं जाता। एक कोर्ट आया तो फ्री विल तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही, और प्राइमा फेसाई 5 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में दिखाई गई है, तो गलत है। प्रूव करो कि आपने कोई अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। पिक्चर चेंज करो, सेम वही है। ए नाम का डॉक्टर है, बी नाम का पेशेंट है, फिर वही है, बस अंतर यहाँ पर यह है कि 5 लाख का बिल है और 5 लाख की ही प्रॉपर्टी है। डॉक्टर यहाँ पर उससे कहता है कि देखो आपको बिल देना है, अब आपकी मर्जी, आप ये जो 5 लाख वाली प्रॉपर्टी चाहे उस बिल के बदले में मुझे दे दो, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी XYZ को बेच दो, बेच करके पैसा मुझे दे देना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पैसा चाहिए। आप या तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट दे दो, 5 लाख की वैल्यू मार्केट में है तो 5 लाख का मेरा बिल है, बैलेंस हो जाएगा, और नहीं तो आप बाहर किसी को बेच करके कैश लेके मुझे दे दो। अब तुम्हारा दिल क्या कहता है कि ये ट्रांजैक्शन जस्ट है या अनजस्ट है? ठीक है। अब यहां पर भी ये बी कोर्ट चला जाता है पहले वाले पिक्चर की तरह से, और यहां पर भी कहता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी पोजीशन का फायदा उठाया। तुम्हारा दिल प्राइमा फेसाई यानी एट फर्स्ट इंस्टेंस तुम्हें क्या लगता है कि क्या यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ? नहीं हुआ। ये कैंसिल कराना चाह रहा है,
तो यहाँ पे प्रूफ किससे मांगोगे तुम? क्लियर है ना? बस सिंपल से अगर लाइन पढ़े तो देखो इसमें क्या लिखा है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ यूज ऑफ डोमिनेटिंग पोजीशन, यानी बर्डन है किस चीज का? प्रूफ करने का। और वो भी कब? कि यूज ऑफ डोमिनेटिंग पोजीशन, यानी डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज नहीं हुआ था, एब्सेंट था। द अनफेयर एडवांटेज विल लाई अपॉन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, यानी उस पर्सन पे होगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा। यानी इससे पहले वाली स्टोरी कि डॉक्टर अनड्यू पोजीशन की मतलब पूरा प्राइमा फेसाई में दिख रहा था और उसने उसको यूज़ भी किया, तो डॉक्टर प्रूव करेगा कि कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं था। बट अगर आपको ट्रांजैक्शन बिल्कुल नॉर्मल सा फील होता है तो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होगा जो ट्रांजैक्शन कैंसिल कराना चाहता है, यानी इस पर्सन के ऊपर जिसकी विल को डोमिनेट करने की बात आई थी। हो जाएगा? ठीक है, तो बस ये तुम्हारा ये लास्ट पॉइंट भी पूरा हो जाता है। इसमें जो एक छोटा सा टॉपिक है वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, सेम है। कॉर्शन में क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, बस कोर्ट एक इतना कर सकती है कि कोर्ट इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकती है। जैसे मैंने अभी पीछे वाला केस बताया ना कि 5 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में ले ली गई, तो यहाँ पे कोर्ट के पास एक राइट और हो जाता है कि कोर्ट क्या करे, उसे ऑर्डर दे कि आप 4 लाख का बैलेंस पे करके इस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और जबकि कॉर्शन में ऐसा नहीं कहेगी। कॉर्शन में तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, पार्टी से पूछा जाएगा कि आपकी मर्जी है, आप इसको यस बोलो या नो बोलो। ठीक है ना? और एग्जाम्पल देखना चाहूँ तो देख लो, इसका सेम है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल बताया, उससे मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। फिर 1.44 पे भी एक स्टूडेंट की स्टोरी है, वो भी सिमिलर है कि टीचर ने उसको इन्फ्लुएंस में लेकर के उसकी प्रॉपर्टी ले ली है। पढ़ लेना, ठीक है? तो यहाँ तक पढ़ोगे 1.44 के इस केस स्टडी तक, और फिर हम इसे कल पढ़ेंगे।